नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ करने में मसला है, हम्म। लेकिन इस्लामाबाद जाने में उनको मसला नहीं है। लोग खुल के सपोर्ट शो कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और ईरान को एक रूह के तौर पे जो है इस जंग के अंदर देखा जाता है ईरानी अवाम की तरफ से। बड़ा फर्क है बोलने और करने में। इनकी जो हालत खराब हुई हुई है, इनके 5 जहाज जो है वो शहीद हुए हैं अमेरिका के। इतनी जिल्लत जो इनको फेस करनी पड़ रही है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान को तो चला आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स डैमेज कर दी, वो दोबारा बना लेगा। जनरल्स को, कमांडर्स को, पूरी जो रिजीम चेंज सिपा सालार को तब्दील कर दें तो फिर इसका मतलब यही है कि आप अपनी हिकमत अमली में नाकाम हो चुके हैं। एक पायलट के चक्कर में कभी भी आप पूरे जनरल को और पूरे कमांडर्स की जो पूरी लाइन है उसको नहीं हटाएंगे। ईरान के अलावा कोई नहीं खोल सकता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को। ये बात बिल्कुल सच है। जंग बिल्कुल बहुत बुरी होती है, लेकिन जंग आपको हौसला देती है। ईरान को क्या लगता है कि अमेरिका जंग कब रोकेगा? ईरान को मेरे ख्याल में फिक्र नहीं है कि अमेरिका जंग कब रोकेगा। अमेरिका ने तो कहा कि 48 आवर्स आप सीज फायर कर लो, हम ये जंग अपने टर्म्स पे ईरान कहता खत्म करेंगे। अमेरिका जो है वो रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करता। जहां उसको नजर आता है कि मेरे खिलाफ काम हो रहा है, वो जो है वो सिस्टम चेंज करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं 200 रुपए और बढ़ जाए पेट्रोल, इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि किसी तरीके से बदमाश को बदमाशी करने दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक तरफ ईरान ने जवाबी हमले जो हैं वो अपने तेज़ कर दिए हैं और ईरान की मौजूदा हिकमत अमली ये दिखाई देती है कि जहां पर अमरीकी तैयारों को मार गिराया गया है, वहां पर अमरीका इस बारे में तशवीश का इजहार कर रहा है कि उसका जो एक पायलट है वो इस वक्त गुमशुदा है और उसे ढूंढने के लिए तगोदो की जा रही है। दूसरी तरफ ईरानी हुकाम ने उस पायलट को जिंदा पकड़ने के हवाले से एक इनामी रकम का भी ऐलान कर रखा है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में सबसे जो दीदा खेज बात है वो ये है कि दूसरी आलमी जंग के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त फजाई ताकत का अमरीका का हुआ है, वो अमेरिका को इस वक्त तशवीश में मुब्तला किए हुआ है, क्योंकि उसके जो हेलीकॉप्टर्स हैं या उसके जो जहाज हैं वो जो गिरे हैं ईरानी हुदूद के अंदर या ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के तरफ से मार किए जाने पे, उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो फ़ज़ाई ताकत की अलामत है, जिसके अंदर पायलट बैठा हुआ है, ये सोचने पर मजबूर होता है और उसे ये इल्ज़ाम होता है कि अगर वो ये तैयारा अमरीकी साख्ता उड़ा रहा है तो कोई भी दुनिया का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो है उसको टारगेट नहीं कर सकता। तो इस वक्त ईरान ने अपने नए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को किस हद तक अपग्रेड किया है। दूसरी बात यह है कि मुज्तबा खामनाई जो हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके जो मुशीर हैं उनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया कि अगर पूरी दुनिया भी आ जाए तो आबनाए हरमुज को नहीं खुलवा सकती। अब इस सूरत हाल में ईरान कब तक रिटेलिएट करेगा? तीसरी सूरत यह है कि बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों ने एक खबर शाया की, वो ये कि ईरान जो है उसने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठकर मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया ने भी इस खबर को बहुत ज़्यादा फैलाया, यूरोपीय मीडिया ने भी इस खबर को बहुत ज़्यादा उठाया, यहाँ पर भी खत्ते में बातें होना लगी। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद और वजाहत जारी की कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, मिसलीडिंग है और नाम नेहाद तरीके से बहुत सारे लोग जो है इसे गलत रंग दे रहे हैं। फिर उसके बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक वीडियो शेयर की जिसमें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ ईरानी अवाम जो थी वो तशक्कुर भरा लहजा अपनाए हुए थी और अब्बास इराक्ची ने उसके सरे वर्क के ऊपर लिखा कि हमने कतई तौर पे इनकार इस्लामाबाद में बैठ के मुज़ाकरात करने से नहीं किया। और दूसरा उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तानी काविशों के हम मशकूर हैं, जिसके जवाब में वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने बाकायदा तौर पे अब्बास इराक्ची का शुक्रिया अदा करते हुए ये लिखा कि आपकी वजाहत का मैं मशकूर हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में जंग अब किस नहज तक पहुँच चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तेहरान से सीनियर सहाफ़ी हैं जॉन हुसैन। जॉन ने इस पूरे मंजरनामे में, ये गालिबन चौथी मरतबा है कि जॉन के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ताज़ा तरीन जो इत्तलात वहाँ की, ईरान की, तेहरान की, मशहद की, कुम की, रश्त की, जो इनके ज़बानी हम तक पहुँचती हैं, उससे मज़ीद आगही मिलती है। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉन, सबसे पहले तो इस बात से आगाज़ करते हैं कि ईरानी अवाम जो है, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं उन्होंने और जिसके ऊपर लिखा हुआ है तशक्कुर पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान ब्रदर, हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो बड़े पैमाने पे अवामी राय पाकिस्तान के हक में हो रही है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या दिखाई दे रही? देखिए, पाकिस्तानी अवाम सबसे बड़ी वजह है इसके अंदर। पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से साथ दिया, पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से खड़ी रही, पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से अपने आप को फोर फ्रंट पे रखा इस जंग के लिए,
वो आई थिंक ईरान की आवाम उसको अप्रिशिएट करती है। दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की लीडरशिप ने भी ईरान का सपोर्ट किया है। जो अभी तक वो जंग में नहीं आए, मैं तो कहूँगा जंग में ना आना भी एक अपनी तरफ से एक अच्छी बात है, लेकिन हम्म। उसके साथ साथ जो पीसफुल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और जो मीडिएशन के एफर्ट्स किए हैं, जो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, वो एफर्ट जो है वो जाहिर सी बात है वो अप्रिशिएट करते हैं ईरानी गवर्नमेंट भी। और यहाँ पे अभी अब्बास अरागची साहब का ट्वीट आपने बता दिया कि वो इस्लामाबाद जाने में उनको मसला नहीं है, हम्म। नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ करने में मसला है, हम्म। लेकिन इस्लामाबाद जाने में उनको मसला नहीं है। और अगर एक लास्टिंग सोल्यूशन होता है तो उसके लिए भी तैयार हैं, अगर एक परमानेंट सोल्यूशन होता है तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो आई थिंक ये जाहिर सी बात है जो अवाम और हुकूमत दोनों के लेवल पे आई थिंक अप्रिसिएशन होती है ईरानियों की तरफ से, और ऑफिशियल्स की तरफ से तो आप देखते भी रहते हैं, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे आप देखते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर और कैबिनेट्स के अंदर। बट अभी यहाँ पे आप अवाम के लेवल पे भी देख रहे हैं कि लोग खुल के सपोर्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान को एक रूह के तौर पे जो है इस जंग के अंदर देखा जाता है ईरानी अवाम की तरफ से। तो आई थिंक ये जाहिर है एफर्ट्स जो पाकिस्तान के हैं उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। मैं भी खुद भी जो है इसको कब से कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी मीडिएशन एफर्ट्स को, लेकिन लोग मानते नहीं थे। लेकिन आरागची साहब ने खुद ही जब बताया तो आई थिंक इसको देखना चाहिए, और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान उम्मीद है कि खड़ा रहे इस तरीके से जिस तरीके से आज खड़ा हुआ है। ये सही। ईरानी जो है वो उम्मीद। ठीक जॉन, ये बताइए कि अब तक मजमूई तौर पे जो नुकसान ईरान का हुआ है, जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि राबिते के जो पुल थे उनको मिसमार कर दिया गया, उनको टारगेट किया गया, सकाफत की जो बड़ी बड़ी वहाँ पे निशानियां थी चुन चुन के उनको टारगेट किया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पे अमेरिका इस वक्त ईरान का नुकसान कर चुका है, और उसके मुकाबले में ईरान का जो अज़्म है वो किस हद तक इस्तकामत के काबिल? 95,000 के करीब सिविलियन बिल्डिंग्स जो हैं उनको वो जो है तो डैमेज हुई हैं या डिस्ट्रॉय हुई हैं, जिसके अंदर 75,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। अब देखें यहाँ पे अगर आप यासिर ऑब्जर्व करें तो इन्होंने ना सिर्फ रेजिडेंशियल इलाकों में हमले किए, और इन्होंने ना सिर्फ जो नॉर्मल जो इनके मिलिट्री टारगेट्स हैं वो तो चलने ले लें उनको, हम्म। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, पहला अटैक ही इनका स्कूल का था। मीनाब में 175 बच्चियां जो शहीद हुई, लेकिन हॉस्पिटल्स इसमें 248 हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, फार्मेसीज, जिसके अंदर बड़े बड़े सेंटर्स, पास्टोर जो जो इनका क्लिनिक था उसने कोरोना की वैक्सीन बनाई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फॉर एग्जांपल गुलिस्तान पैलेस, हम्म। 400-500 साल पुरानी कदीमी बिल्डिंगें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको टारगेट करना। सिविलियन ब्रिज जो करज का था वो हाईएस्ट ब्रिज था मिडिल ईस्ट का, और उसको टारगेट किया गया। तो आई थिंक ये जो बुनियादी सिविलाइजेशनल चीजें हैं जो एक कल्चर को कल्चर बनाती हैं, एक कौम को कौम बनाती हैं, उन चीजों को भी हिट किया गया। लेकिन बर्बरियत के साथ इन्होंने बूशहर के अंदर जो डीसैलिनेशन प्लांट हिट किया, और अब जो पावर प्लांट्स दोबारा जो हिट कर रहे हैं, और ऑयल फैसिलिटीज तो कर ही रहे थे, तो दोबारा जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पत्थर के जमाने में जो था ना कि पत्थर के जमाने में धकेल दूंगा, उसी बात को आई थिंक ये इशारा दे रहे हैं, क्योंकि जंग तो ये जीत नहीं सकते। हम्म। और अब ये कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन करने में भी मैं आपको बताऊं बड़ा बड़ा फर्क है बोलने और करने में। हम्म। इनकी जो हालत खराब हुई हुई है, क्योंकि इनके इनके 5 जहाज जो हैं वो शहीद हुए हैं अमेरिका के। F-35 चले उसको हटा देते हैं साइड पे, F-35 का एविडेंस नहीं इतना क्लियर है, लेट्स मूव इट फॉरवर्ड। इनका F-15 स्ट्राइकर ईगल, एक एक उसमें जो है वो क्लियर, उसकी तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी है। इनका A-10 तैयारा वॉरहॉग जो आया था लेने के लिए पायलट को, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया। 2 हेलीकॉप्टर्स को डैमेज किया, एक रिपोर्टेडली हिट होके सक्सेसफुली आगे जब गया तो, क्योंकि 130 किलोमीटर इनकर्जन थी, तो वो हम्म। वापस जाके गया, और एक रिपोर्टेडली उसमें से कहा जा रहा है कि क्रैश लैंड कर गया वाटर्स के अंदर। एक इनका F-16 अभी कल देखा होगा, F-16 इन्होंने मारा है, हो सकता है उसमें भी डाउट चले जी, कोई मसला नहीं है, लेट्स नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन पहले जो तादाद में इनको 125 से ज्यादा हर्मीज ड्रोन्स, ऑर्बिटर्स और रीपर ड्रोन्स जो मारे जा रहे हैं, उस और शैडो टैंकर्स जो इनके गिराए वो अलग, तो इतनी जिल्लत जो इनको फेस करनी पड़ रही है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान को तो चला आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स डैमेज कर दी, वो दोबारा बना लेगा। कैसे बना लेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पैसेज वे है वहां से अगर वो चार्ज करता है पैसे हम्म। उन ममालिक से जो जाहिर है अमेरिका के अलाइज हैं और ईरान के खिलाफ भी नहीं है लेकिन सपोर्ट में भी नहीं है, उनसे अगर चार्ज करता है ईरान, तो 1 महीने के अंदर अंदर इस पूरी कॉस्ट को कवर कर लिया जाएगा।
टाइम जरूर लगेगा बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ईरान को खत्म कर दिया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल तो अभी भी ईरान के पास है। तो पैसे जो रिकवरी करेगा ईरान, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी, मेरे ख्याल में अमेरिका ने बहुत अच्छा मौका दे दिया। पहले ईरान के पास ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस था, हम्म। पहले ईरान तेल, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी कंट्रोल में, आज तेल भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जितना चाहता है वो बेचता है और जितना चाहता है गुजरने देता है। और पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था ईरान, अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी हो सकता है निकल जाए, तो हो सकता है फतवा चेंज हो, तो हो सकता है कि एक न्यूक्लियर वेपन भी बन जाए। आईएईए की सुपरविजन तो नहीं है ना, खत्म हो चुकी है। तो हम्म। अमेरिका का ईरानी शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू, आपने हमें एक सेल्फ सफिशिएंट बनाया, सैंक्शंस लगा के हमने टूथपिक से लेकर रॉकेट तक हमने सब खुद बनाया। और थैंक यू, आप अभी आपने मौका दे दिया कि जो पहले ईरान नहीं कर सकता था। अच्छा जॉन, ये बताइए कि इस जंग की इब्तदा से लेके अब तक हमने मुख्तलिफ मंजरनामे देखे, जैसे कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि 90,000 से जायद जो हैं वो इमारतें या तो जुज़वी तौर पे उन्हें नुकसान पहुंचा या मुकम्मल तौर पे तबाह हुई या नाकाबिले रिहाइश हो गई। अब ये इतने ज़्यादा टारगेट्स को अचीव करने के लिए या उनको हिट करने के लिए बार बार फ़ज़ाई जो ऑपरेशंस हैं वो अमेरिका और इजराइल ने किए होंगे, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में हम ये देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स या उनके ड्रोन्स या उनके जहाज जो हैं वो टारगेट के ऊपर आ रहे हैं। तो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो 373 या फिर रशिया से लिया हुआ या फिर पसे पर्दा किसी और का दिया हुआ, इसके ऊपर बड़े इबहाम हो रहे हैं। कुछ जगहों पे ये क्लेम किया जा रहा है नहीं ये देसी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है, कुछ जगहों पे ये कहा जा रहा है कि अगर ये मौजूद था, देसी साख्ता था, तो पहले इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं थी। तो इस ज़िमन के अंदर वहां पे क्या तैयारियां हुई हैं और क्या तब्दीली आई? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। जैसे ही कोई कमजोर पार्टी अमेरिका के सामने खड़ी हो जाती है ना, तो लोग उसके, एक कॉकरोच भी जा रहा होता है ना, तो उसको देख के बोलते हैं कि देखो इसके यहाँ पे कॉकरोच जा रहा है। हम्म। मसला ये है कि हम लोग क्योंकि कॉलोनाइज्ड रहे हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, हम एज अ कॉम क्योंकि कॉलोनाइज्ड रहे हैं, तो हमारे अंदर एक प्रिविलेज का जो है वो एक सेंस बना हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट जो जो उसकी माइट है वो हमेशा सही होगी और कोई मुल्क उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हम्म। तो यासिर भाई, हम जैसे लोग जब डिसएग्री करते, मतलब जब हम लोग अवाम के सामने जो परसेप्शन है उसको सामने लेके आते हैं ना कि नहीं ऐसा भी हो सकता है हम्म। कि इंडिजिनस हो, तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। हम्म। अगर रशिया ने S-400 दिया होता या हम्म। चाइना ने अपना डिफेंस सिस्टम दिया होता, तो क्या तेहरान और इस्फहान के अंदर इतनी बमबारी हो रही होती? हम्म। अच्छा, आपने कहा नहीं, वो तो बाद में हमें नजर आया। 135 से ज्यादा हर्मीज रीपर और ऑर्बिटर जो है वो गिराए हैं ईरान ने। हम्म। जेसैम क्रूज मिसाइल्स की तस्वीरें और वीडियोस मेरे सामने, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि जेसैम मिसाइल्स शुरू से ईरान हिट करता हुआ आ रहा है। इस सिस्टम को जो है वो ऑब्वियस सी बात है, अब इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अपने जो अटैक्स थे, हम्म। पहले 6 दिन उसने जो अटैक्स किए उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। ठीक है। बाद में उसके अटैक्स जो है वो कम होना शुरू हुए। ठीक है, तो जाहिर एयर डिफेंस इंगेज एक हद तक ही कर सकता है। हम्म। इतने 100 जहाज अगर आ रहे हैं और ऊपर से बमबारी कर रहे हैं और इतनी मिसाइल्स अगर आ रही हैं, हिमार मिसाइल्स और दूसरी चीजें आ रही हैं, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी डिफेंस सिस्टम टू इफेक्टिवली कॉम्बैट इट। दूसरा, F-35 आपने देखा कि F-35 को कब मारा गिराया? इस्फहान और तेहरान की जो सबसे ज्यादा शदीद बॉम्बिंग्स थी, उससे पहले एक F-35 को हिट किया, हम्म। यासिर आपको अगर याद हो। जी 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 जी। और अब जो बॉम्बिंग्स हैं उसके बाद आपने देखा है कि हिटिंग्स हुई हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना थोड़ी देर के लिए देता है फिर वापस लेता है, फिर हम्म। ईरान को थोड़ी देर के लिए देता है और ईरान इस्तेमाल करता है। असल में ये डिफेंसिव सिस्टम्स निकालना, इनको एक देखें, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इनको निकालने की। हम्म। इतने महंगे और इतने इफेक्टिव सिस्टम्स जो ईरान कह रहा है कि इन्होंने खुद डेवलप किए हैं, 12 दिन की जंग जो हुई थी इसराइल की पिछले साल, उसके बाद ये जो सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, इसको निकाल के एक्सपोज करने की रिस्क है। तो हम्म। इसको निकाला ही तब जाता है जब एक टाइम ऐसा हो कि यहां पे सबसे ज्यादा फायदा होगा उसको निकालने का। दूसरी चीज ये है कि ये एक सिस्टम इतना ज्यादा ब्लैंकेट नहीं रखता कि ये हम्म। हर चीज को कवर कर सके। हम्म। पूरे ईरान के ऊपर इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं है मेरे ख्याल अच्छा, में। ये इस कुछ जिमन में एरिया अब तक की इतलात क्या है इसकी एक्यूरेसी के हवाले से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं मुशाहिदा जो हम बारीक बीनी से करते हैं या मुख्तलिफ खबरों को तज्जिया करके करते हैं, उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि जब भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं ना कहीं निकाला गया, तादाद में कम है, मिजल्स कम होंगे, लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी दिखाई देती है कि जो स्टेल्थ कोटिंग फाइटर जेट को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि माजी में हमें ये कहीं ना रिवायत मिलती है ना मिसाल मिलती है और मुस्तकबिल करीब में भी देखने को नहीं मिल सकती थी जब तक ये खबर ना आती कि F-35 को हिट किया गया। तो अब इसकी एक्यूरेसी के हवाले से इत्तलात क्या है कि जहां पे दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में ये कहा जाता था कि वो F-35 को नहीं पकड़ सकता या उसके करीब तर नहीं पहुंच सकता,
और फिर ऐसे जहाज जो 2003 में गिरे थे वो उसके बाद जाके अब गिरने की इत्तलात हैं। तो मुस्तनद जो इत्तलात हैं ये यहाँ पे अवामी हलकों में या बड़े हलकों में जो बातचीत हो रही है इसको लेके वो क्या? यासर भाई, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता ये क्या कौन सी कैसी टेक्नोलॉजी। बहरहाल इन्होंने वीडियोस दिखाई हैं हम्म। जो इनका अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसकी वीडियोस मेरे पास हैं। उनका जो सिस्टम टनल के अंदर इन्होंने रखा हुआ है उसकी वीडियोस हैं मेरे पास। एक्यूरेट है एब्सोल्युटली। F-35 जो टेढ़ा चल सकता है, आड़ा चल सकता है, घूम सकता है, हम्म। गायब हो सकता है, उसको बिल्कुल टारगेट किया है इन्होंने। एंड आई थिंक ये बड़ी कामयाबी है। F-35 में भी अगर आपको यासिर याद दिलाऊं तो आपको याद होगा कि जब F-35 ईरान कह रहा था कि ना कि हमने शूट हिट किया है, हम्म। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। हम्म। हम्म। बेचारे ईरानियों ने वीडियो भी जारी की कि भाई ये देखो हम मार रहे हैं इसको, ये मार हम्म। रहे हैं। हम्म। उसके बाद भी कोई यकीन नहीं कर रहा था। हम्म। लोग एनालिस्ट मेरे सामने बैठ के शोज में कहते थे नहीं यार ऐसा तो जो है ना अभी तक अमेरिका की कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं, वो अगर कंफर्म करेंगे तो मतलब यार अजीब सा ही मेरे ख्याल में दुनिया का जो इसके ऊपर, भाई जैसा कि हम और आप तो करते रहते हैं ये तो अब अमेरिका ये ना कहता कि हमारा एक वेपन सिस्टम ऑफिसर जो है वो गायब है जिसको लाने के लिए हम तगोदो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये भी ना कोई मानता कि वर्थहॉग जो है उसको यस, निशाना बनाया गया है या F-15 को निशाना यस। बनाया गया। अच्छा, ये इन्होंने किया मजबूरी में। ये हम्म। इन्होंने मजबूरी में क्यों किया? क्योंकि ईरान ने प्रूफ दे दिए सामने, और इनका पायलट अगर पकड़ा गया हम्म। और फिर ईरान ने शो किया हम्म। तो बड़ी बेइज्जती होगी। बड़ी बेइज्जती होगी कि अमेरिका पहले झूठ बोला था। आप ये नोटिस करें, अमेरिका अपने जो नंबर्स है ना कैजुअलिटीज के, वो अपडेट नहीं कर रहा। हम्म। आप ये नोटिस करें। हम्म। इसराइल के अंदर से, अकॉर्डिंग टू, मैं मुर्शिद लुकमान साहब के शो में बैठा हुआ था, मुर्शिद लुकमान साहब ने कहा कि उन्होंने 2 सोर्सेज से पूछा है और 2 सोर्सेज ने बताया कि 16,000 लोग वहां पे मरे हैं। मुर्शिद लुकमान साहब काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सोलह उन्होंने कहा है हजार 16,000 लोग जी, मुर्शिद साहब ने कहा है कि उनकी सोर्सेज ने उनको बताया कि 16,000 लोग मरे हैं वहां पे। आप अगर उनकी लाइव रिकॉर्डिंग पे जाएं, मैं उनके साथ बैठा हुआ तो उस वक्त उन्होंने ये बात की। हम्म। तो ये, और एंड ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। हम्म। तो ये जो हालत की है ईरान ने, वो अभी सामने नहीं आएगी यासिर। ये बाद में आप देखेंगे कि बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता जब मीडिया इनको, जब इनका अपना मीडिया इनको पुश करता है ना, लेफ्ट विंग मीडिया जब इनको हम्म। दिखाता है कि भाई ये देखो ईरान ये कह रहा है, अब आप बताओ इसका इसका सबूत दो। तो आई थिंक, और इसीलिए इतने सारे जनरल्स क्यों निकाल रहे हैं इनको, आप मुझे बताएं ना। जनरल्स को, कमांडर्स को, पूरी जो रिजीम चेंज ईरान में नहीं हुई, इनकी जो रिजीम चेंज हो गई, इनकी जो लीडरान खत्म हो गए, वो क्यों हुए मुझे आप बताएं। इसकी कोई कोई ना कोई तो वजह है ना। अगर ये तो इतनी जारी बात है, कामयाबी से चलती जंग हुई जीत रहे जंग के होते, अंदर अगर और या आप अपने अगर सिपह पायलट, सालार को तब्दील कर दें तो फिर इसका मतलब यही है कि आप अपनी हिकमत अमली में यस, नाकाम हो चुके हैं। यस, एक पायलट को देखिए, पायलट के चक्कर में कोई किसी को इतना ज्यादा रिजाइन, ये जंग के अंदर अस्यूम किया जाता है कि भाई होगा, ऐसी हम्म। चीज होगी, ये प्रिडिक्टेबल है। हम्म। एक पायलट के चक्कर में कभी भी आप पूरी पूरी जनरल को और पूरे कमांडर्स की जो पूरी लाइन है उसको नहीं हटाएंगे। तो आई थिंक बड़ा नुकसान है, अमेरिका ये वो तो रियलाइज कर रहा बाकायदा है। तौर पे उस ज़मन में तो खबरें भी आ गई ना कि यस, रैथ्यून को और नॉर्थरॉप ग्रोमैन को और लॉकहीड मार्टिन को जिस तरीके से नवाजा जा रहा था, वो उसके ऊपर भी जनरल साहब जो हैं, जनरल जॉर्ज साहब हैं, उन्होंने एतराज उठाया था। और फिर इस वजह से पीट हेग्सेट जो है उनकी बैक के ऊपर खड़े हैं, तो उन्होंने फिर एक किस्म से उन्हें सैक ही किया है, उन्हें उनके ओहदे से हटा के, और एक खूबसूरत लफ्ज़ रिटायरमेंट का दे दिया है कि अभी 1.5 साल पड़ा हो रिटायरमेंट में और आप जी, चलती जंग में अपने जनरल को उठा के बाहर फेंक दें और उसे कहें, और फिर जब उसके ऑफिस से भी राबिता किया जाए तो उसका ऑफिस इसकी वजाहत भी ना करे। अगर आपने अपनी क्या नाम है विल के ऊपर रिटायरमेंट का ऐलान किया है तो ऑफिस इस ज़मन में वजाहत कर देता होता है कि अपनी विल पे किया है। तो जब ऑफिस ने भी वजाहत देने से इनकार किया बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों को, तो उससे तो ये तासर मिलता है कि आप कहीं ना कहीं पे ये जंग हारना तस्लीम कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपने रजीम को चेंज किया। अच्छा, मेरा सवाल एक मौजूदा मंजरनामे में ये है, मोहसिन रजाई साहब का एक बयान आया सामने, उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया भी अगर मिलके आ जाए तो आबनाए हरमुज जो है वो उसको नहीं खुलवा सकती। अब इस ज़मन के अंदर क्या बातें जो हैं वो तय हो चुकी हैं अपने हमसाया मुमालिक से, और क्योंकि उनका भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा हमें ये देखने को मिलता है कि ईरान जो है वो किसी और मुल्क की पार्लियामान के साथ भी गुफ्तो शुनीद कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ का कंट्रोल हासिल किया जाए और किस तरीके से टॉल टैक्स जो है यहाँ पे लगाया जाए। इस ज़मन में इकदामात होते क्या दिखाई देते हैं? देखिए हमें नजर आ रहा है कि अभी ईरान ने जो कंट्रोल किया हुआ है, एक तो मैरीटाइम लॉ है जो हाई ऑफ द लॉ ऑफ द सीज है, हम्म। वो ये इजाजत देता है ईरान को कि वो अपनी मैरीटाइम बाउंड्री में इस चीज को करे, मतलब अपनी सिक्योरिटी राइट्स, सिक्योरिटी जो उसके अंदर है और उसके अंदर एनवायरमेंटल पोल्यूशन चार्जेस हैं, बाकायदा एक चार्टर है जिसके थ्रू ईरान को इजाजत है। हम्म। क्योंकि वो जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जो ईरान ने इफेक्टिवली कंट्रोल किया हुआ है, हम्म। वो उसकी सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसकी जो है वो मैरीटाइम बाउंड्री कंसिडर किया जाता है। हम्म। दूसरा ओमान आता है इसके अंदर, और हम्म। ओमान के साथ मिलके ईरान ये काम कर रहा है और ओमान के साथ मिलके ये काम करेगा। फ्रांस के सदर ने बड़ा देखें अक्लमंदी का मुजाहरा किया है।
फ्रांस के सदर ने जो मैनुअल मैक्रोन हैं उन्होंने जो कहा है वो बड़ी अच्छी बात की है कि ईरान को आप साथ लिए बगैर इस मसले का हल नहीं निकाल सकते न्यूक्लियर का। हम्म। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप ईरान से नहीं खुलवा सकते। देखें, जब इतनी बड़ी मेजर ईयू, नेटो एंड परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जब इस तरीके का बयान उस मुल्क की तरफ से आता है तो इट इज अ रिकग्निशन बाय अ लॉट ऑफ द, मतलब अ लॉट ऑफ द पावर्स, जो जितनी भी ताकतें हैं वो उसको रिकग्नाइज करती हैं और उसके अंदर वेटेज होता है। तो आई थिंक कि ईरान के अलावा कोई नहीं खोल सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ये बात बिल्कुल सच है। अगर 2 साल मुट्ठी बराबर होती, 2023 से लेकर 2025 तक अमेरिका को रुला सकते हैं और इलियाद पोर्ट को बैंकरप्ट कर सकते हैं, 176 वेसल्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उसके बाद आप 2025 का जो है सीज फायर की रिक्वेस्ट और उसके बाद जो अग्रीमेंट हुआ वो देख लें। यूएस ने इनको कहा कि भाई आप हमारे ऊपर हमला ना करें, हम आपके ऊपर हमला ना हम्म। करेंगे। हम्म। तो आई थिंक हूती जब 2 साल के लिए बंद कर सकते हैं, तो ईरान जो 47 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा है वो तो आई थिंक इनडेफिनेटली इसको रोक पाएगा। एंड आप एक और चीज देखें कि रॉयल इंस्टीट्यूट है यूके का, उसने बताया है कि इनके पास अब इंटरसेप्टर्स, इनके पास अपनी मिसाइलें हम्म। ये खत्म हो रही हैं। हम्म। 21 अप्रैल तक इनके पास सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी, ये एस्टिमेशन लगाई जा रही हैं। तो इनके पास कोई हल नहीं है इस वक्त कि वो जो है वो एक्सेप्ट करें, ईरान के राइट्स एक्सेप्ट करें। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो इनका जो है वो पहले तो खुला हुआ था, अब बंद हो गया। तो अब मसला हुआ ना, अमेरिका को थैंक यू बोलना चाहिए। तो इस पे उनको एक्सेप्ट करें। अच्छा, मैं सवाल तो कुछ और करना चाहता था, लेकिन अभी आपने शायद अपनी बेटी को गोद में उठाया। तो मेरा सवाल ये है कि जब जंग एक मुल्क के ऊपर मुसल्लत है तो एक याददाश्त छोड़ के जाती है, जो भी कुछ हो रहा हो आपके बचपन में। तो यहाँ पे जो नई नस्ल है या जो बच्चे हैं, जो हम देखते हैं मुख्तलिफ रैलीज में माओ ने उठा रखे होते हैं, उनके माथे के ऊपर परचम बनाया होता है या झंडा पहनाया होता है, तो उन बच्चों की परवरिश जो है वो किस तरीके से हो रही है, उन्हें कौन सी कहानियां सुनाई दे रही हैं? क्योंकि जब गजा के ऊपर बमबारी होती थी और वहां के बच्चे जो थे वो मुतासर होते थे, तो वालिदैन जो हैं वो ये बताते हैं कि हमने नस्ल दर नस्ल यूं परवरिश की है कि सीना बसीना कहानियां पहुंची हैं। और ये जो मुल्क का दिफा है ये नजरियात की बुनियाद पे है। तो इन दिनों में बच्चों को कहानियां क्या सुनाई जा रही? आयतुल्ला खामनाई जो लीडर ऑफ रेवोल्यूशन है, जो ईरान का इनकलाब लेके आए, इनकलाब बहुत टाइम लगा इनकलाब लाने में। और शुरू में जब वो इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे तो वो बहुत कम जो है वो लोग थे उनके साथ। और पूछा जाता था, लोग पूछते थे कि भाई कहाँ हैं तुम्हारे हम्म। तुम्हारे सपोर्टर कहाँ हैं? हम्म। आयतुल्ला खुमैनी से पूछा जाता था कि तुम्हारे सपोर्टर्स कहाँ हैं? तो आयतुल्ला खुमैनी ने जवाब दिया कि मेरे सपोर्टर्स अपनी माओ की गोद में हैं इस हम्म। वक्त। हम्म। देखें, ये जो रेवोल्यूशन है ये आए ही इसलिए है क्योंकि तरबियती अमल जो अवाम का किया गया, जनरेशनल इनको जो गाइडेंस दी गई और जो आइडियोलॉजिकल इनको सपोर्ट दिया गया, वो इस रेवोल्यूशन को खड़ा रखा हुआ है। मेरे बच्चे भी आज अगर जंग देख रहे हैं तो उनको ये बात एहसास है, उनको इस बात की अहमियत हो रही है कि इमाम हुसैन का जो मैसेज था कि किसी भी कॉस्ट के ऊपर आपने जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना नाहक के साथ, आपने उसको जालिम को कबूल नहीं करना, भले आप उसका उसके जो भी आप करें लेकिन कबूल आपने नहीं करना। तो ये जो मैसेज है, ये जो मिल रहा है, ये मेरे बच्चे भी अच्छी अच्छी चीज सीख रहे हैं। यहाँ पे रह के जो देख रहे हैं रेजिलियंस और रिजॉल्व देख रहे हैं ईरानी अवाम का, कि रोज रात को लोग जो है वो 3 बजे तक, रात के 3-3 बजे तक जो है वो झंडे लहरा रहे होते हैं। मेरा बेटा बेचारा खुद मुझसे कह रहा होता, मुझे चांस नहीं मिल रहा होता, इतना ज्यादा इंटरव्यूज दे रहा होता हूँ मैं, लेकिन मेरा बेटा मुझसे कहता कि बाबा चलो, वो झंडा लेता है, वो कहता बाबा चलो लेट्स गो। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो ये जंग दे रही है। और जंग जरूर मुश्किल होती है, जंग बिल्कुल बहुत बुरी होती है, लेकिन जंग आपको हौसला देती है, एक हम्म। खुद मुख्तारी देती है, आपको इंडिपेंडेंस देती है, आपको ऑटोनॉमी देती है, आपको गैरत देती है, आपको इज्जत देती है। तो ये जंग जो है वो ईरान को ये सारी चीजें दे चुकी है और इस अवाम को और ज्यादा कवी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वो जंग हरा देगा ईरान को। मेरे ख्याल में पहले ही स्ट्राइक जब उसने किया तो वो जंग हार गया। पहला स्ट्राइक उसने किया वो जंग हार गया, क्योंकि यहाँ पे अवाम का जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है वो उसको रिवैम्प कर दिया, रिवाइज कर दिया, उसको दोबारा जगा दिया। अच्छा, अमेरिका को अगर देखा जाए, अमेरिका की बालादस्ती को अगर देखा जाए, अमेरिका की जो वो साख है उसको अगर देखा जाए, तो अमेरिका हार कबूल करने के लिए भी एक नैरेटिव अपनी जीत का बनाएगा।
आप क्या समझते हैं कि इस पूरी जंग के अंदर जहां पे उसके फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे, जहां पे ख़ित्ते में उन इत्तहादी ममालिक में जहां पे डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे वहां से उठा के आपको इसराइल भिजवाया जाने लगा, जहां पे आपके ख़ित्ते के अंदर मौजूद ताकत का इस्तारा बने हुए फ़ौजी अड्डे जो हैं वो महफूज दिखाई ना दे रहे हों, जहां पे आपके तैयारे जो हैं वो गिरे हुए हों, जहां पे आपके फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हों, जहां पे आपको ये मानना पड़े कि दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जो था वो 17 मुख्तलिफ जावियों से अटैक होने के बाद बैकफिट पे गया है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में अमेरिका को एक नैरेटिव चाहिए जीत का, वो चाहे हमला करके उससे मिले या चाहे पसे पर्दा मिले या चाहे कोई और रास्ता इख्तियार करके। ईरान को क्या लगता है कि अमेरिका जंग कब रोकेगा? ईरान को मेरे ख्याल में फिक्र नहीं है कि अमेरिका जंग कब रोकेगा। अमेरिका ने तो कहा कि 48 आवर्स आप सीज फायर कर लो, और अमेरिका तो कह रहा है कि आप हमारे साथ पीस टॉक्स कर लो, आप हमारे साथ आके बैठ जाओ। ईरान कह रहा है कि जब जब आप चाहो मारो, जब आप चाहो रुको। ऐसा नहीं हो सकता। हम ये जंग अपने टर्म्स पे ईरान कहता खत्म करेंगे। और देखें, मेरे ख्याल में जब तक बेसिस खाली नहीं होना शुरू होते यूनाइटेड स्टेट्स के, तब तक ईरान अपने अटैक्स नहीं रोकेगा। अमेरिका अटैक्स रोके या ना रोके ये अलग बात है, लेकिन ईरान तब तक नहीं रोकेगा जब तक जो है वो अमेरिका अपने बेसिस को। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका रुक भी जाए, मेरे ख्याल में, मेरे नजदीक, अगर अमेरिका रुक भी जाता है हमले करना, तो ईरान फिर भी ये जो बेसिस है ना इनके ऊपर हिट करेगा और इसराइल के ऊपर हिट करेगा। ये मेरा मानना है, जब तक ये खाली नहीं कर देते। अच्छा, फिर यहाँ पे तो मेरा एक लेट्स सी, सवाल टाइम विल ये है टेल। कि लेकिन जहां जहां पे क्या बेसिस दिखाएंगे अपनी मौजूद आर्मी। हैं, उन ममालिक के अमेरिका के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट भी मौजूद है। हमें ये मालूम है कि ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के वादे भी हैं। तो अगर वहां से अमेरिका इनखला करता है तो अमेरिका के वो ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो भी खतरे में पड़ेंगे। फिर उन ममालिक को जो इतना पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट कर चुके हैं उन्हें भी ये खदशा होगा कि हमारे पैसे का मुस्तकबिल क्या होगा। तो फिर ये मुमकिनात में कैसे दिखाई देता है? देखें, असल में तो अरब ममालिक की अपनी कोई, माजरत के साथ, उनकी अपनी कोई सॉवरेंटी नहीं है सिवाय चंद मुल्कों के। हम्म। कतर के पास थोड़ी बहुत है, ओमान के पास सॉवरेंटी है, यमन के अंदर जो होती है वो सॉवरेन है। बाकी जितने भी ममालिक हैं उन्होंने अपनी बादशाहतें बचाने के लिए अपने आप को पूरा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स को इतना मोहब्बत, इतनी सपोर्ट है कि सऊदी अरब जैसा बड़ा मुल्क, हम कहते हैं ना सऊदी अरब बड़ा पावर है मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान की इतनी गंदी जो है अल्फाज इस्तेमाल करना ट्रम्प की तरफ से, इतनी इतने इतना इतनी जिल्लत आमेज जो है वो बात करना, मैं बात भी बयान नहीं कर सकता कि उसने क्या बात बोली है, आपको बेहतर पता है। तो इस तरीके से पब्लिकली, और किसी अपनी आवाम को नहीं, वो अरबी जो आई हुई थी डेलीगेशन उसको कह रहा था। तो इतनी बुरी जबान यूज करना, उसके बावजूद अरब ममालिक ने एक, पहले चले मीनाब की बच्चियां शहीद हुई, आपने अमेरिका को एक अल्फाज उसका कंडेमनेशन का नहीं दिया। अब आपको इतना बेइज्जती कर रहा है, तो मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई, अगर वाकई सॉवरेंटी है ना, थोड़ी बहुत अपनी ऑटोनॉमी है, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर दे देगा। वो जमाने गए जब शाह फैसल ने, जब जो इतने बड़े बड़े, देखें इनके पास भी बड़े अच्छे अच्छे लोग रहे हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों के साथ क्या होता है? मार दिया जाता है उनको। आप देख लें कजाफी के साथ क्या हुआ, आप देख लें जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में, हमारे जो पाकिस्तान में थे प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ क्या हुआ। तो अमेरिका जो है वो रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करता। जहां उसको नजर आता है कि मेरे खिलाफ काम हो रहा है, वो जो है वो सिस्टम चेंज करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और अरब ममालिक तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। पाकिस्तान फिर भी प्रेशर्स बर्दाश्त कर सकता है यूएस की किसी हद तक। अरब ममालिक तो कोई प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके पास कोई सॉवरेंटी नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये कि इस जंग में जो किसी तरफ के फरीक भी नहीं हैं, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो ना तो ईरान के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं, जिनका इस खत्ते से भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस जंग के मुतासरीन में से वो ज़रूर हैं। ना उन्होंने अमेरिका का साथ दे के कोई गलती की, ना ईरान के साथ रह के कोई यकजहती की। अब जब वो मुतासरीन में से हैं तो फिर उनके बारे में जो उनका जो मुस्तकबिल है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी? मैं तो कहता हूं कि ईरान ने बड़ा अच्छा काम किया कि मुफ्त में पूरी जिम्मेदारी इन सारे न्यूट्रल ममालिक की जो है वो अपने कंधों पे कैरी की हुई है। ईरान अगर हट जाए, ईरान को अगर खत्म कर दिया जाए और ईरान ना लड़े, तो इसराइल पूरे खत्ते के ऊपर कब्जा कर लेगा। हर कश्ती के ऊपर इजरायली झंडा लगा हुआ होगा और वहां से पैसे जो है वो ले रहा होगा। देखें, बड़ी यहाँ पे ईरान ने बड़ा फेवर किया है। इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान ईरान सह रहा है किस हम्म। जंग में? हम्म। उस जंग में जो शैतानी पावर्स के खिलाफ हो रही है, बड़े बड़े पावर्स के खिलाफ हो रही है, जिन्होंने पूरे रीजन्स के अंदर अपने मुल्क के, आप बाहर जाके देखें, वहां से अमेरिका से अगर बाहर देखें,
तो पूरी दुनिया में 94 जगहों पे इन्होंने 94 ममालिक के अंदर इंटरवेंशन किए हैं। जगह जगह इन्होंने बमबारी की है, मुल्कों को खाक बना दिया है। लिबिया इस वक्त खाक बना हुआ है। इराक इसके अंदर इस वक्त डिस्टेबलाइज्ड है। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त वो लोग बैठे हुए हैं जो जिनको ये दुश्मन समझ रहे थे, वो आगे बैठ गए हैं। तो आई थिंक कि इनका जो जो इनकी बदमाशी और जो इनका दबदबा है, एक बदमाश को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, उसको लीश पे रखना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि कोई खड़ा हो सकता है। और ईरान ने जो काम किया, मेरे ख्याल में ये न्यूट्रल ममालिक का, भले मैं कहता हूं 200 रुपए और बढ़ जाए पेट्रोल, मैं कहता हूं बढ़ जाए, इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि किसी तरीके से बदमाश को बदमाशी करने दी जाए। अच्छा, ये बताइए कि जंग खत्म होती है तो फिर फॉरेन पॉलिसी जो है वो ईरान की वो किस हद तक तरतीब या तब्दील होती देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ममालिक के साथ ईरान का ताल्लुक बहुत अच्छा था। इस जंग के नतीजे में बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे जो रुख हैं वो खुल के सामने आए हैं। तो फिर किस से ताल्लुक मजबूत होगा, किस से कता कलामी होगी, या किस से जो है बात वो किसी और तर्ज पे की जाएगी? यूएई और बहरीन को मैं बड़े बुरी बुरी उसमें देखता हूँ, बुरी पोजीशन में देखता हूँ जंग के बाद। हम्म। बाकी कतर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान, चाइना, रशिया, ये सारी पावर्स मैं देखता हूं कि मिल के एक बड़ा सिक्योरिटी ब्लॉक बनाएंगे इस हम्म। पूरे खत्ते के अंदर। और मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी अब इसी रीजन के अंदर, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन काम कर रही है, इसी रीजन के अंदर ये दरवाजा भी खुल जाएगा कि मुल्क आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकें, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक यूनियंस बना सकें, फॉर एग्जांपल। हम्म। और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तो मैं अच्छे होते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि गैस पाइपलाइन इंशाल्लाह बन जाएगी, हम्म। और मैं देख रहा हूँ कि शायद तेल की खरीदो फरोख्त भी होना आज़ादी से शुरू हो जाएगी, भले ईरान के साथ ना हो। लेकिन अमेरिका को कोई प्रेशर या आईएमएफ का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है इस जंग के बाद, क्योंकि रीजनल डायनामिक्स जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे। तो मेरी नजर में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। खित्ते के जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे और फॉरेन पॉलिसी जो है वो ईरान की तब्दील होगी, और वो ममालिक जिसके साथ ताल्लुकात माजी में बेहतर हुआ करते थे या मोतदिल हुआ करते थे, वो तब्दील होके किसी ऐसी नहज पे पहुंचेंगे कि दुनिया वर्ता यारत में होगी। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।